हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ आपका नेमी सर। लास्ट क्लास में अपन ने क्लास 9th में मोशन चैप्टर स्टार्ट करा था, तो उससे अगले लेक्चर में आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। लेट सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो उसके लिए वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस कवर्ड, ये सब फाइंड आउट करने के लिए 3 सेट ऑफ इक्वेशंस दी जाती है जिनको बोला जाता है इक्वेशंस ऑफ मोशन। दीज आर ओनली एप्लीकेबल फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में अपन पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करने के लिए अपन ने यहाँ पर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करा है। प्रीवियस क्लास में अपन बात कर चुके हैं किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्लोप फाइंड आउट किया जाए तो वो वैल्यू देता है एक्सेलरेशन की। अगर इसका एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड आउट किया जाए तो वो वैल्यू देगा डिस्प्लेसमेंट की। अब यहाँ पर जैसा कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग स्ट्रेट लाइन, सो उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन? मान लीजिए ये कोई भी ग्राफ है। ऑब्जेक्ट स्टार्ट व्हेन टाइम t इक्वल्स टू 0 टाइम पे यहाँ से स्टार्ट होता है, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है u। एट टाइम t जब अपन ने ऑब्जर्व करना एंड कर दिया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी v। तो सबसे पहले अगर बात करें अपन एट टाइम t इक्वल्स टू 0, वेलोसिटी कितनी है ऑब्जेक्ट की? दैट इज इक्वल्स टू u विच इज इनिशियल वेलोसिटी। जब टाइम है t, देन वेलोसिटी इज v। सो एज वी नो दैट अगर इस ग्राफ का स्लोप अपन फाइंड आउट करते हैं तो स्लोप होता है tan थीटा। और भी बहुत सारे मेथड से स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, मैंने tan थीटा यूज किया था। इसी से एक्सप्लेन करेंगे। tan थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये एंगल है आपका थीटा, दिस एंगल इज थीटा। इस ट्रायंगल के अंदर कौन सा ट्रायंगल लेना है? ट्रायंगल ABC। तो इसमें क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो गया BC और बेस हो गया AC। एज वी नो दैट स्लोप ऑफ VT ग्राफ शोज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है, तो एक्सेलरेशन A इक्वल्स टू BC की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी u एंड दिस इज फाइनल वेलोसिटी v। सो परपेंडिकुलर बिकम्स v माइनस u अपॉन बेस कितना हो गया? तो AC की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे टाइम 0, यहाँ पे टाइम t। सो डिफरेंस बिटवीन द टाइम इज t, तो ये हो गया t। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो ये आता है v इक्वल्स टू u प्लस at। इट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, u is the initial velocity of object, a is acceleration and t is time। अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करने के लिए अपन जो कंप्लीट ग्राफ दे रखा है इसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करेंगे। देखिए, एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करने से पहले ये जो आपका कर्व है इसके अंडर में कौन कौन सा एरिया आ रहा है? तो ये जो शेडेड पोर्शन आप देख पा रहे हैं जो मैं बना रहा हूँ, ये आ रहा है इस कर्व के अंडर में। इसका अपने को एरिया फाइंड आउट करना है। आपको ध्यान ये रखना है इस शेडेड एरिया का, इस शेडेड पोर्शन का एरिया आप 2 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो इन दोनों को आप सेपरेट कर लीजिए, ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया। और सेकंड थिंग, कंप्लीट ज्योमेट्री जिसको ट्रेपेजियम बोलते हैं, तो इस ट्रेपेजियम का कंप्लीट आप एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट फॉर द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। वी कैन से दैट एरिया ऑफ VT ग्राफ, और ये किसकी वैल्यू देता है? ये देता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया ऑफ VT ग्राफ फाइंड आउट करना है तो S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा है यहाँ पर? तो ये हो गया OACD। तो इनका आप एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस है यहाँ पर AC और हाइट हो गई BC, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इट बिकम्स लेंथ इंटू ब्रेथ, तो AC इंटू CD। पुट द वैल्यू ऑफ AC क्या है यहाँ पर? AC हो गया आपका T
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC? BC इज V माइनस U. ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस AC इंटू CD. सो AC इज व्हाट? AC इज T, CD इज U, तो ये बन जाता है UT. तो ये वैल्यू आ गई S की. यहां पर V माइनस U की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट V माइनस U इक्वल्स टू 80. तो यहां पर 80 पुट करें. सो S इक्वल्स टू आ जाता है हाफ इंटू T इंटू 80 प्लस UT. इसका मतलब S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर. सो इट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसके अंदर S बता रहा है डिस्टेंस, U इनिशियल वेलोसिटी, A एक्सेलरेशन और T है यहाँ पर टाइम. अब फाइंड आउट करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो सेम वे में अपने को फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. इस बार अपन यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जो कि क्या हो जाएगा OABD इसका एरिया. और ये किसकी वैल्यू देगा? डिस्टेंस की, क्योंकि अपने को पता है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. सो S इक्वल्स टू व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? हाफ इनटू क्या एरिया क्या होता है? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. तो इन दोनों पैरेलल साइड का सम, तो अपन बोल सकते हैं OA प्लस BD इनटू ये हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स. सो डिस्टेंस आप ले सकते हैं OD. सो इट बिकम्स हाफ. OA कितना है? OA हो गया U प्लस BD है यहाँ पर V. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OD? OD इज T. तो ये आ जाता है S के इक्वल. फिर से आप यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट से T की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें, सो T वहां से आ जाएगा V माइनस U अपॉन A. तो इस T की वैल्यू यहाँ पर पुट करें. सो S बिकम्स इक्वल्स टू हाफ इंटू U प्लस V इंटू V माइनस U अपॉन A. इस V प्लस U को ऐसा लिखा जा सकता है, V प्लस U की फॉर्म, U प्लस V को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है. A को आगे मल्टीप्लाई कर लीजिए. सो इट बिकम्स 2A. ये हो जाएगा आपका 2A. सो V प्लस U इंटू V माइनस U, आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर. V प्लस U इंटू V माइनस U विच इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर. पुट कर दें वैल्यू, तो S इक्वल्स टू 1 अपॉन 2A और ये हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. सो V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS. ये हो जाती है इक्वेशन नंबर थर्ड, जहां पर V है फाइनल वेलोसिटी, U इज इनिशियल वेलोसिटी, A है यहाँ पर एक्सेलरेशन और S है डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. तो चलिए बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की रिलेटेड टू इक्वेशंस ऑफ मोशन. सो इक्वेशन आपको दे रखा है बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड ओवर हॉरिजॉन्टल सरफेस विद इनिशियल वेलोसिटी, इतनी आपको दे रखी है. तो सबसे पहले जो आपको गिवन है, सो गिवन दैट व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, तो U इक्वल्स टू आपको दे रखा है 0.5 मीटर पर सेकेंड. ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकेंड. देखिए आपको यूनिट्स पे ध्यान देना है. तो यहाँ यूनिट आपने देखी मीटर पर सेकेंड, तो ऑब्वियसली ये वेलोसिटी की वैल्यू होगी. यहाँ आपने देखा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज किसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और वो होती है एक्सेलरेशन की. सो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 0.05 मीटर पर सेकेंड. अब देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें कि यहाँ पर आपसे बोला है कि इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट द रेट. अगर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम है, तो अपन एक कंडीशन पढ़ी थी कि U इज ग्रेटर देन V. तो इस केस में एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होता है, जिसको रिटार्डेशन नाम दिया था. तो यहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस के अंदर. आपको पूछा है हाउ मच टाइम डज इट टेक, तो टाइम आपको कैलकुलेट करना है. U गिवन है, A गिवन है, T आपको कैलकुलेट करना है. आगे क्या दे रखा, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप, रुकने के लिए. तो ऑब्वियसली है कि जब इनिशियल वेलोसिटी आपको 0.5 दे रखी है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फाइनल वेलोसिटी में रुक जाता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ली जाती है 0. देखिए यहाँ पर दो कंडीशंस होती है. कई बार आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट हुआ है रेस्ट से, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट,
इसका मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सेकेंड टाइप के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हो सकता है किसी व्हीकल में ब्रेक अप्लाई करने की वजह से वो रुका हो या ड्यू टू फ्रिक्शन वो रुका हो, तो जिसमें फाइनल वेलोसिटी 0 होती है उसमें v0 लिया जाता है, और जिसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 है उसमें u0 लेके चलेंगे। सो ये अपने को इन्फॉर्मेशन दे रखी इन क्वेश्चन के अंदर, आपको फाइंड आउट करना t। सो अपने पास 3 इक्वेशंस है, तो आप खुद चेक कर सकते हैं ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें v, u, a और t के बारे में बात की जाती है, and this is first equation of motion. So according to first equation of motion क्या लिख सकते हैं, क्या होता है v equals to u plus at and you have to find out value of t, so it becomes v minus u upon a. v is 0, u is 0.5, a कितना दे रखा है, ये है माइनस का 0.05, तो ये हो जाएगा 0.5 अपॉन माइनस 0.05, ये कैंसिल आउट, 5 ये हो गया आपका 50 अपॉन 5 एंड दिस बिकम्स 10 सेकेंड। सो कितना टाइम लगा उसको रेस्ट में आने में, 10 सेकेंड। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है आपको, द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखिए मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरफ चल रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब इसमें इन्होंने बोला है कि एक्सेलरेशन लग रहा है जस्ट इसके अपोजिट, तो इधर अगर इस तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है तो हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से ही उसकी फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज होगी। सो एक्सेलरेशन यहाँ पर नेगेटिव गिवन है -6, कार स्टॉप्स इन 2 सेकेंड्स, अपने को समझ में आ गया फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, टाइम लगा इसको 2 सेकेंड्स। फाइंड आउट द डिस्टेंस, एस फाइंड आउट आपको करना है। तो ये आपको थिंग्स इंफॉर्मेशन गिवन है, एस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें एस फाइंड आउट करने के लिए अपने पास 2 इक्वेशन ही है, इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड। अगर बात करें सेकेंड इक्वेशन तो उसके लिए अपने को u फाइंड आउट करना जरूरी है, अगर थर्ड इक्वेशन की बात करें उसमें भी अपने को u चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए अपने को u फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो u फाइंड आउट करने के लिए अपन यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन u कैसे फाइंड आउट करेंगे, u इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, सॉरी, to find out the value of u, equation becomes u equals to, ये हो जाएगा आपका v equals to u plus at, then u equals to v minus at। तो यहाँ से u कितना आ जाएगा, v की वैल्यू फाइंड आउट करी 0, a यहाँ पर आपको दे रखा है -6, तो ये हो जाएगा +6, t हो गया यहाँ पर 2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, सो u इज इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड। u की वैल्यू आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। अब अपने को ये भी पता चल गया कि u कितना है, यहाँ पे u है 12 मीटर पर सेकेंड। अब फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, कोई सी भी इक्वेशन यूज कर लीजिए आप, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ थर्ड इक्वेशन। तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इट बिकम्स v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। s फाइंड आउट करेंगे तो ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो s इक्वल्स टू v का स्क्वायर 0 माइनस u का स्क्वायर 12 का स्क्वायर हो गया 144 इंटू 2a, a बिकम्स इक्वल्स टू -6। तो ये कितना आ जाएगा -144 अपॉन माइनस का 12। सो इसको कैंसिल आउट करने के बाद ये आ रहा है 12 मीटर। सो दिस इज द आंसर ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम, और आंसर आ रहा है 12 मीटर। सो आज का नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। भी ऑब्जेक्ट अगर किसी भी सर्किल के अलोंग मोशन करता है तो उस मोशन को बोला जाएगा सर्कुलर मोशन। आपको ये बताया गया एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब वेलोसिटी चेंज कैसे हो सकती है, तो वेलोसिटी बेसिकली मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी में और डायरेक्शन भी होती है। अगर आपको बोला जाए कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रखा जाए और उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो, उस मोशन को क्या बोला जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। तो यही आपको देखना है इसमें कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो
मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट हो और उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती है, ऐसे मोशन को बोला जाता है एक्सेलरेटेड मोशन। और इस टाइप के मोशन को अपन कंसिडर करेंगे इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म क्यों बोला गया है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म या कांस्टेंट क्या चीज है? वो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज स्पीड। तो ऐसा सर्कुलर मोशन जिसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट होती है, दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये डिफरेंस होता है सर्कुलर और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बीच में। देखिए एग्जांपल से अगर अपन समझते हैं, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्लोज पाथ में कुछ इस तरह मूव कर रहा है, पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, पॉइंट बी पे गया, फिर पॉइंट सी पे पहुंचा और वापस पॉइंट ए पर आ गया। तो ये जो पूरा कंप्लीट पाथ बन रहा है, ऐसे पाथ को बोला जाता है क्लोज्ड पाथ। सो ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ पॉइंट ए से, बी पे गया, फिर सी पे, फिर वापस ए पर आ गया। अगर अपन बात करें कि यहां से लेके यहां तक उसने डिस्टेंस जो मेजर करी है उसमें 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कैलकुलेट 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मेजर करी है। बी से सी ये भी 10 मीटर पर सेकंड, सी से ए वो भी 10 मीटर पर सेकंड, और इस सबकी इनकी जो लेंथ है वो इक्वल है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सो आप क्या बोलेंगे, इस कंप्लीट मोशन में वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, पर देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये पर्सन अभी यहाँ पर है, लेट्स सपोज कुछ ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किस तरफ है? तो आप देखेंगे इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कुछ ऐसे है। ये पर्सन जब यहां पर होगा इस जगह, सो इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी? टुवर्ड्स सी। जब ये पर्सन होगा पॉइंट सी पर, सो इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किधर हो जाएगी? टुवर्ड्स ए। तो इसमें क्या चीज आप डिफरेंट देख रहे हैं? आपने इसमें देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो जो है वो कांस्टेंट है, इक्वल है 10 मीटर पर सेकंड के। बट जो डायरेक्शन है किसकी? वेलोसिटी की, बिकॉज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये यहां पर चेंज हो रही है, कितनी जगह? 1, 2 एंड 3, 3 जगह यहां पर चेंज हो रही है। अब मान लीजिए इसकी साइड्स को बढ़ा दिया जाए, तो साइड को बढ़ाया तो क्या बन सकता है? मान लीजिए एक बन गया यहाँ पर स्क्वायर, नाम दे दिया पॉइंट ए बी सी डी। अब यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो कितने टाइम चेंज होगी? वो होगी 4 टाइम्स। ऐसे अपने पेंटागन बना लिया, हेक्सागन बना लिया, ऑक्टागोनल बना लिया। ऐसे करते करते अपन ने इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड का एक ज्योमेट्री बनाया। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स की ज्योमेट्री बनाए तो वो बनेगा आपका सर्किल। सर्किल बेसिकली इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड से मिलके बना होता है, सो ये सर्किल बन गया। अब आप देखें कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसने यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट की, यहां से स्टार्ट हुआ मूव करना। तो देखिए अब यहां पर आपसे पूछा था कि वेलोसिटी किस तरफ, तो आपने बता दी ए पर होगा तो बी की तरफ, बी पे सी की तरफ, सी पर होगा तो डी की तरफ, एंड व्हेन इट इज ऑन डी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी अलोंग पॉइंट ए। यहां पर होगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये क्या बन गया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बिकॉज ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। यहां आप देख पा रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, एक चीज आप ध्यान रखें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इसी को बोला जाता है स्पीड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट हो गई। अब मान लीजिए आपसे पूछा कि इसमें डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको ये चेक करना है कि ऑब्जेक्ट जैसे इस तरफ मूव कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जिस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, दिस इज नॉन एज टेंजेंट। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करी तो ये बता रहा है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे बनानी हो तो ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यहाँ पर करनी हो तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पर बताना हो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के किसी भी पॉइंट पर अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो वहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए।
तो यहाँ पर क्या चीज समझ में आ रही है कि इसके हर पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब एक्सीलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में चेंज चाहे मैग्नीट्यूड की वजह से हो चाहे डायरेक्शन की वजह से हो, इस वजह से ऐसे मोशन को बोला जाता है एक्सीलरेटेड मोशन। सो यूनिफॉर्म एक सर्कुलर मोशन इज एन accelerated motion because at each and every point the direction of velocity changes but magnitude of velocity remains constant। अब अगर बात करें कि सर्कुलर मोशन पॉसिबल कैसे होता है, यहाँ पर कोई भी थ्रेड है, इसके दूसरे एंड पर यहाँ पर अपन एक स्टोन बांध रखा है, ठीक है, ये थ्रेड हो गया। अपन यहाँ से इसको फिक्स करा और रोटेट करना स्टार्ट किया, इस पाथ में मूव करा। सो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जैसे ये इसको अगर इसी सेम रेडियस में, इसको अपन बोल सकते हैं रेडियस ऑफ सर्किल, इस सेम रेडियस में अगर मूव करवाना है तो हमेशा इस पर एक अंदर की तरफ से फोर्स लगना चाहिए। सोच के देखिए, अगर ये इस थ्रेड के अंदर या स्ट्रिंग बोल सकते हैं, इस स्ट्रिंग में अगर फोर्स नहीं लगता तो ये स्टोन इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक सेम रेडियस से मूव नहीं कर पाता। अगर सेम रेडियस से मूव नहीं करता तो सर्कुलर मोशन नहीं होता। तो सर्कुलर मोशन होने के लिए यहाँ पर एक अंदर की तरफ फोर्स लगता है, दिस फोर्स। ये जो अंदर की तरफ फोर्स लगता है, दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? So centripetal force is required for an object to move it in a circular path। किसी भी सर्कुलर पाथ में इसको मूव कराने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है, दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर बात करें इसके डायरेक्शन की, यहाँ अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऐसे डायरेक्शन होगी, यहाँ अगर ऑब्जेक्ट होगा तो कुछ ऐसे। तो कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए, इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ इंडिकेट करेगी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सो अगर आगे बात करें एग्जांपल्स, तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं डेली लाइफ के अंदर। सो फर्स्ट एग्जांपल है मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। तो जैसे कि आपको पता है ये अपनी अर्थ है, ठीक है, तो इसके चारों ओर बात करें अर्थ, इसके चारों ओर यहाँ पर सैटेलाइट वो सर्कुलर पाथ में हमेशा मूव करते हैं अराउंड द अर्थ। अब मूव करेंगे तो अपने को पता है सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए हमेशा एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो इसके लिए इस सैटेलाइट पर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये प्रोवाइड कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो हर ऑब्जेक्ट को, जिसकी वजह से हर ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्शन फोर्स फील करता है। तो ये सैटेलाइट हमेशा किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। और यही ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क करेगा। सेकेंड है मोशन ऑफ मून एंड सन। तो अपने को पता है मून रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ और अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। तो ये एग्जांपल्स है। उसके अलावा मोशन ऑफ सेकंड्स एंड मिनट्स हैंड, आवर हैंड, घड़ी के अंदर, वॉच के अंदर जो अलग अलग जो हैंड होते हैं, सेकंड हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड, इन सब का जो मोशन होता है वो भी होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब अपने को मान लीजिए कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलरली मूव कर रहा है। लेट्स सपोज वो उसकी रेडियस आपको गिवन है r। सो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से वापस कंप्लीट रिवॉल्यूशन करके वापस पॉइंट ए तक पहुंचने में, एक पूरा चक्कर लगा के वापस पॉइंट ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो ये टाइम कहलाता है टाइम पीरियड। तो एक नया वर्ड आ रहा है यहाँ पे, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मीन्स टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ ऑब्जेक्ट। सो टाइम पीरियड को यहाँ डिफाइन किया जाता है कैपिटल टी से। सो टाइम पीरियड हो गया कैपिटल टी। तो टाइम पीरियड के लिए कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगना जरूरी है। सो कंप्लीट रिवॉल्यूशन में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? तो अपने को पता है कंप्लीट रिवॉल्यूशन में ये कवर कर लेगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल के इक्वल। तो ये हो जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल अपॉन टाइम पीरियड। तो व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल? इट इज 2 पाई r अपॉन टाइम कितना लगा t। सो ऐसे अपन किसी भी क्वेश्चन में स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।